सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं अब्दुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान सागर संस्थान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना अगस्त करंट अफेयर्स की जो अपनी सीरीज चल रही है उसके तीसरे वीडियो पर। उसका एक तीसरा PDF है आपके पास, तो उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो YouTube पर अपलोड हैं, आप लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज तीसरे वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, लिखिएगा ज़रूर, साथ में नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि तभी ये वीडियो मेरे बनाने का और आपके देखने का तभी कोई मतलब इसका निकलेगा अगर आप लोग लिखते हैं, इसके नोट्स बनाते हैं तो। वरना फिर ये चीज़ें केवल जो है औपचारिकता हो जाएंगी बस। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना ये सेशन। यहाँ पर आज 10 क्वेश्चन आज भी हैं, 10 से 11 क्वेश्चन हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि वर्ष 2020 में संस्कृत दिवस कब मनाया गया। लिखा हुआ है कि वर्ष 2020 में संस्कृत दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 4 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त और 1 अगस्त। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आंसर इसका जो है वो सही आंसर क्या होगा? 4 अगस्त है, 2 अगस्त है, 3 अगस्त है या फिर 1 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 3 अगस्त। ठीक है, विश्व संस्कृत दिवस जो है वर्ष 2020 का 3 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, इसके स्पष्टीकरण पर देखते हैं। इसके जो संबंधित तथ्य हैं यहाँ पर उनको याद देखिएगा, सुनिएगा। लिखा हुआ है कि 3 अगस्त को देश भर में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि यह दिवस प्रतिवर्ष श्रावण मास पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो यह दिवस यानी कि इसकी डेट जो है वो 3 अगस्त है, कोई निश्चित डेट नहीं कि हर साल 3 अगस्त को ही विश्व संस्कृत दिवस मनाएंगे। इसका जो है एक तिथि है, तिथि कौन से? श्रावण मास की पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन हर साल विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो अभी आप पूछेंगे कि रक्षाबंधन के दिन ही जो है मन में आया होगा आपके कि रक्षाबंधन के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाने का क्या इसका मतलब है। तो यह है क्या कि जो प्राचीन भारत है अपना, तो प्राचीन भारत में इसी दिन से श्रावण मास की पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन दिन के दिन से ही प्राचीन भारत में शिक्षण सत्र शुरू होते थे, शिक्षण सत्र शुरू होता था और वेद पाठ का आरंभ भी इसी दिन से किया जाता था। ठीक है, तो यानी कि जो शैक्षणिक सत्र होता है वो आपका प्राचीन भारत में इसी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन स्टार्ट होता था। इस वजह से इसको, और उस समय जो है अपने प्राचीन भारत में जो सबसे जो सर्वोत्तम या सबसे उत्तम भाषा वो संस्कृत थी। वेद पाठ वगैरह का जो है सारा सब कुछ वो संस्कृत में ही होता था। वेद जो लिखे वगैरह, जो आपका ऋग्वेद है उसमें जो सूक्तियाँ वगैरह सब लिखी संस्कृत में है। तो यानी कि इसी वजह से इसको, इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए रक्षाबंधन के दिन ही क्या कर दिया गया, हर साल विश्व संस्कृत दिवस मनाने का निर्णय किया गया। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है संस्कृत भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना। ठीक है, संस्कृत भाषा के जो प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने वर्ष 1969, केंद्र सरकार ने कब? वर्ष 1969 यानी कि 1969 में इस दिवस को मनाने का निर्णय लिखा था यानी कि रखा था। तो ये दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1969 से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा? विश्व संस्कृत दिवस। ठीक है, या उसके बाद लिखा यहाँ पर अगला पॉइंट कि संस्कृत भाषा को विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक माना जाता है। संस्कृत भाषा को विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक माना जाता है भी। यह दिन प्राचीन भारतीय भाषा के पुनरुद्धार को बढ़ावा देता है और संस्कृत भाषा को सीखने और जानने के महत्व के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो मुख्य पॉइंट हैं, रक्षाबंधन हर साल कब मनाते हैं? तो श्रावण मास पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन मनाते हैं। उद्देश्य क्या है? संस्कृत भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार इसे कब से आयोजित कर रही, कब से मना रही है? तो 1969 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के दिन ही क्यों? तो प्राचीन भारत में शिक्षण सूत्र शुरू होते थे और वेद आदि पाठ का आरंभ भी इसी दिन से होता था। इस वजह से इसको श्रावण मास पूर्णिमा के दिन से मनाते हैं। ठीक है, और संस्कृत भाषा जो है उसकी कई सारे देश और विदेशों में, यानी ठीक है ना, कंट्री में या फिर देश से बाहर विदेशों में भी कई सारे शोध के अनुसार जो है शोध में बताया गया है कि संस्कृत जो है वो एक स्पष्ट वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है ना, कैसी भाषा है? स्पष्ट वैज्ञानिक भाषा है। और ये जो है इसके आप लोग एक हाल ही में एक वाकया जानते हैं, अमेरिका, ठीक है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, तो नासा ने जो है इस पर शोध किया, रिसर्च किया। नासा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो है एक लैंग्वेज
को यानी वहाँ पर वो करना था, उसका चयन करना था कि कौन से सबसे उपयुक्त भाषा होगी होगी कंप्यूटर की कोडिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। सारी भाषाओं पर टेस्ट किए गए, लेकिन जो एक भाषा जो वो पास हो सकी थी, वहाँ पर सबसे श्रेष्ठ मानी गई थी, वो थी आपकी संस्कृत। ठीक है, क्योंकि संस्कृत भाषा में ऐसा कुछ नहीं होता, उच्चारण आदि जो है वो सब एकदम अलग अलग तय होते हैं। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी वहाँ पर फेल हो गई थी नासा के टेस्ट में। अंग्रेजी में क्या है कि जैसे KNOW मीन्स भी नो है, ठीक है ना, जानते हो आप, जो है KNW लिखा है तो इसको भी क्या कहते हैं, नो कहते हैं। और अगर NOW लिखा है तो इसको भी नो कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कहीं कोई शब्द, कहीं पर कोई वर्ड साइलेंट हो गया, कहीं पर कुछ है, कहीं किसी को कुछ पढ़ देते हैं, कभी किसी को कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। CH को कहीं कहीं पर का पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर CH को चा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रोनाउंसिएशन थे, जो उच्चारण थे, इस वजह से अंग्रेजी भाषा वहाँ पर सटीक नहीं बैठी। लेकिन संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है, तो इस वजह से संस्कृत भाषा विश्व की सबसे स्पष्ट वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है। और इसी के प्रचार प्रसार के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 से हुई थी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। आपने पॉइंट टू पॉइंट लिख भी लिया होगा, तो लिखते जरूर रहिएगा। और वीडियो को लाइक भी करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करने में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो तब तक पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगी। इस वजह से जो है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021-22 का शुभारंभ किया। ठीक है, कौन सा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है, उसका नाम बताना आपको। ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, सी ऑप्शन है प्रहलाद पटेल और डी ऑप्शन है हर्षवर्धन सिंह। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो आप लोग गेस कर रहे होंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। उन्होंने ही विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है। तो चलिएगा इसके संबंधित तथ्यों पर एक बार नज़र डालते हैं। इसके संबंधित तथ्य यहाँ पर लिखे हुए हैं कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्री जो हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। विद्यार्थी विज्ञान मंथन कक्षा 6 से क्या लिखा हुआ, कक्षा 6 से 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। तो आपको ध्यान देना, जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम शुरू किया गया है तो ये किस लिए है, इसमें कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक के छात्रों के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई। तो कक्षा 6 से लेकर 11, कक्षा 6 से लेकर 11 तक के जो स्कूली छात्र हैं उनके बीच विज्ञान को लोकप्रिय, यानी कि उनको विज्ञान की तरफ आकर्षित करना है, उनको जो है विज्ञान जो है साइंस जो है उसके तरफ उनको आकर्षित करना है और नई नई चीज़ें सिखानी है उनको। और वो एक विज्ञान जो है उस विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाना है उनके बीच में। और इसी चीज़ को यानी कि एक मूर्त रूप देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसका नाम क्या है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। और विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था NCERT के सहयोग से विजन भारती, ठीक है ना, ये यहाँ पर विजन भारती लिखा हुआ है, विद्या भारती, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है विद्या भारती की एक पहल है। ये जो यहाँ पर विजन भारती आप देख रहे हो, विजन भारती, ये विद्या भारती है, ठीक है। ये विद्या भारती एक है संस्था, उसी के सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया जाएगा। विज्ञान भारती, विद्या भारती, विज्ञान भारती, ठीक है, या फिर विजन भारती, यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर सही नाम जो है वो आप जो है विज्ञान भारती के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर विजन भारती नहीं है, टाइप करने में जो है वो गलत हो गया होगा, विज्ञान भारती है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। NCERT के सहयोग से विज्ञान भारती की पहल है एक, और इसको पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 बातें याद रखने वाली हैं कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन क्या है। तो आप कह देंगे कि कक्षा 6 से 11वीं तक की स्कूली छात्रों के बीच में विज्ञान विषय को जो है वो लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। इसको कौन शुरू करेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शिक्षा मंत्रालय है, और शिक्षा मंत्रालय जो है अभी हो गया है, पहले अभी तक यानी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया। अभी तक जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था ना, मिनिस्ट्री ऑफ जो है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग MHRD बोलते थे, ठीक है ना, जो MHRD होता था जिसके मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, तो वो जो है अभी तक उसका नाम यही होता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अभी इसका मंत्रालय हो गया शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था NCERT के सहयोग से विज्ञान भारती की एक पहल, विज्ञान भारती की पहल है, सहयोग उसमें NCERT करेगा। और ये कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाएगा, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा। लेकिन इसका जो है
इसका यानी कि जो है उद्घाटन किसने किया, इसका शुभारंभ किसने किया है, तो वो है कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह क्या है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इनके पास जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी है, और इनके पास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी है। ठीक है ना, ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का नाम आया था तो सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, चलिएगा। और बाकी यहाँ पर जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, अभी बताया मैंने, शिक्षा मंत्रालय यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और बाकी नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा है वो है कि 31 जुलाई 2020 को कौन अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया। ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, कुवैत और कतर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जो है बी इसका सही आंसर है, सामने आपके लिखा हुआ है। यानी 31 जुलाई 2020 को अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, यूएई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूएई बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। तो अरब कंट्रीज में अभी तक कोई भी देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा था। ठीक है ना, लेकिन अब कौन करेगा, यूएई करेगा, और ऐसा करने वाला वो पहला देश बन गया है। आइए इसके संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि 31 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो पॉइंट नंबर सेकंड लिखा है कि बराक परमाणु संयंत्र की पहली इकाई में कामकाज शुरू होने के साथ ही यूएई ने यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है ना, तो जो जो वहाँ पर जो ये काम कौन करेगा, कौन सा वहाँ पर ऐसा जो है उसका नाम क्या, उस संयंत्र का नाम क्या है वहाँ पर। ठीक है, जो ऐसा काम करेगा, कौन सा परमाणु रिएक्टर, उसका नाम क्या, बराक परमाणु संयंत्र। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बराक परमाणु संयंत्र किस देश का एक जो है वो परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने की एक इकाई है, तो वो किसकी है, यूएई की है, और अभी 31 जुलाई को ही ये शुरू हुई है वहाँ पर। और ऐसा करने वाला यूएई अरब कंट्रीज का पहला देश बना है, अरब क्षेत्र का। तीसरा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि अबू धाबी के अल दाफरा क्षेत्र में, ये स्टार्ट कहाँ हुआ है, जो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है अबू धाबी, उसका एक जगह है वहाँ पर अल दाफरा क्षेत्र में इस नए संयंत्र से यूएई की तेल और गैस पर निर्भरता कम हो जाएगी। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी से युक्त, यानी कि इस परमाणु संयंत्र में जो है किस देश की टेक्नोलॉजी यूज की गई, दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और उससे क्या होगा कि यूएई की 25% बिजली ज़रूरतें पूरी होने की उम्मीद है। यानी कि इस परमाणु ऊर्जा से जो है 25% जो बिजली की ज़रूरतें हैं वो इसकी केवल यहीं से पूरी होंगी, यूएई की। ठीक है, तो आप समझ गए हैं क्वेश्चन। पहला देश है अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादित करने वाला देश कौन है, यूएई है। तो वहाँ पर इसका क्या नाम है उस संयंत्र का, तो बराक परमाणु संयंत्र नाम है। ऐसा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो है यूएई जो है मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी अबू धाबी है, लिखा हुआ है सामने आपके। और यूएई की मुद्रा जो है क्या है, यूएई दिरहम है, ये भी आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी हम आप बात करेंगे जो है परमाणु ऊर्जा है क्या, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो यानी कि परमाणु ऊर्जा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, परमाणु ऊर्जा को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, तो इसके विषय में एक छोटी सी लाइन में आपको बता दूं। बाकी ये जो है न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, कैसे काम करती है, सारी चीज़ें हैं, ये आप एक बार गूगल करिएगा और समझिएगा उसको। वहाँ पर काफ़ी बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर डिस्कस कर पाना जो है इतना आसान नहीं है। तो एक लाइन में सुन लीजिएगा कि ऐसी ऊर्जा जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाए, नियंत्रित यानी कि गैर विस्फोटक नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है ना, नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और भारत ने परमाणु ऊर्जा के युग में प्रवेश कब किया था, तो भारत ने परमाणु ऊर्जा के युग में प्रवेश किया था 4 अगस्त 1956 को। 4 अगस्त 1956 को। तो 4 अगस्त 1956 क्यों, 4 अगस्त 1956 को भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर है, ठीक है ना, जो पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है अप्सरा, इसका शुभारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा ये बात आप, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा, अप्सरा, जिसका शुभारंभ कब हुआ था, 4 अगस्त 1956 को। तो भारत में परमाणु युग की शुरुआत यहीं से होती है। इसके पहले 1948 के बाद से 49, 51, 52 में भी सारी चीज़ चलती है, लेकिन स्थापित देश शुरू कब हो पाता है, अप्सरा। और यानी ये सहयोग हुआ था किसके शुरू हुआ था, ब्रिटेन के सहयोग से ये शुरू हुआ था। इसके बाद जो है भारत का जो दूसरा, आपसे अगर पूछ ले परमाणु रिएक्टर कौन सा है, यहाँ पर यूएई की बात हुई तो मैंने आपको भारत के विषय में भी बता दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी, साइरस, ठीक है ना, 1960
भारत का जो दूसरा परमाणु रिएक्टर है वो साइरस है। 1960 में ये बना स्थापित हुआ। किसके सहयोग से ये स्थापित हुआ था? ये काम करना शुरू किया था कनाडा के सहयोग से, ठीक है ना। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, जिसका शुभारंभ अगस्त 1956। भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर साइरस, शुभारंभ 1960 कनाडा के सहयोग से। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी मैंने आपको बताया कि एक बार आप परमाणु ऊर्जा के बारे में ज़रा सर्च करिएगा, अच्छे से देखिएगा ये सारी चीज़ें क्या हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार ने ई रक्षा बंधन नामक, कौन सा, किस राज्य सरकार ने ई रक्षा बंधन नामक साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? साइबर क्राइम यानी कि जो ये इंटरनेट आधारित क्राइम होते हैं उनके विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, ई रक्षा बंधन। तो आपको बताना ये है कि ये ई रक्षा बंधन नामक साइबर कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ऑप्शन कर्नाटक, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। तो इसके संबंधित तथ्य जो है, इसका जो स्पष्टीकरण है उसके विषय में हम लोग जरा बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है। लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी, आंध्रा के सीएम कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती में 1 महीने तक चलने वाले आभासी साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन का शुभारंभ किया। आभासी जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन, आभासी जागरूकता यानी कि जो है वर्चुअल अवेयरनेस कार्यक्रम जो है वो ई रक्षा बंधन का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य भर में साइबर अपराधों पर महिलाओं, युवाओं और बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करना, क्योंकि यही जो हैं युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो साइबर क्राइम, जो इंटरनेट के द्वारा जो क्राइम होते हैं उनमें जो है ये लोग काफ़ी इन लोगों को आसानी से, जो ये सब जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं, जो साइबर अपराधी होते हैं, वो इनको आसानी से अपना निशाना बना लेते हैं, महिलाओं को, युवाओं को और बच्चों को। तो इन्हीं के बीच एक जागरूकता पैदा करने के लिए ये ई रक्षा बंधन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के सीएम ने शुरू किया हुआ है। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश पुलिस किया किसके किसके सहयोग से कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया है? आंध्र प्रदेश की पुलिस, सीआईडी, एफएम रेडियो, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम CCPWC एक संस्था है, साइबर पीस फाउंडेशन CPF और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है ना। ये यानी कि कई सारे संगठनों और आंध्र प्रदेश की पुलिस, सीआईडी, एफएम रेडियो और कई प्रकार के जो इस तरह के जो संगठन है उनके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। ई रक्षा बंधन नामक साइबर जागरूकता क्राइम किसने शुरू किया है? वो आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी ने। समझ में आ गया होगा आपको। इसमें एक पॉइंट आपको लिखना है, क्या पूरा क्वेश्चन आप मत नोट करिएगा। लिखने का एक तरीका है लिखने का। आप अगर ऐसे लिखते हैं कि पीडीएफ के साथ पूरा आप क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर 4 ऑप्शन डालते हैं, उसके बाद एक एक स्पष्टीकरण नोट करते हैं, तो ऐसे मत लिखिएगा। ये सब तो आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको लैंग्वेज समझ में है। बाकी आपको क्या लिखना है? ई रक्षा बंधन। ई रक्षा बंधन क्या है? आप लिख देना कि उसमें डैश करके कि साइबर क्राइम जागरूकता एक कार्यक्रम है। उसी में आप एरो करो किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? ये एक लाइन पूरी आपको लिख लेनी है, क्यों शुरू किया है, किसके सहयोग से किया है। इसको आप लिखें या ना लिखें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपका। तो इस तरीके से लिखिएगा, पूरी लैंग्वेज आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद यहाँ पर आंध्रा के बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम मैंने अभी आपको बताया कौन है, तो वो वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी हैं, आपने देखा। और यहाँ पर इसके बाद जो है आप देखोगे कि आंध्रा के जो हैं वो राज्यपाल कौन है? तो आंध्रा के राज्यपाल हैं विश्वा भूषण हरिचंदन। आंध्रा के राज्यपाल कौन हैं? आंध्रा के राज्यपाल हैं विश्वा भूषण हरिचंदन। ये क्या है? विश्वाभूषण हरिचंदन जो है वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। इसके बाद जो है आंध्रा की राजधानी के बारे में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है 2014 से पहले हैदराबाद होती थी, लेकिन 2014 में क्या हुआ, आंध्रा से एक अलग राज्य बन गया। अच्छे से जानते हो कौन सा राज्य बन गया? तो वो नया राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। उसके बाद ये तय हुआ था कि 10 वर्ष तक, अधिक से अधिक 10 वर्ष तक दोनों की राजधानी हैदराबाद रहेगी। उसके बाद आंध्र प्रदेश को अपनी जो है वो लैंग्वेज चेंज कर, आंध्र प्रदेश को जो है वो अपनी राजधानी बदलनी होगी, नई राजधानी करनी पड़ेगी। तो राजधानी जो है आंध्रा ने अपनी अमरावती प्रस्तावित कर ली थी।
ये बात भी आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। अमरावती प्रस्तावित कर ली थी और हो भी गई थी। लेकिन अभी 2018 में आंध्रा ने क्या किया था, आपने अगर करंट पढ़ा हो, न्यूज़ आपको ध्यान हो तो, आंध्रा ने अपने प्रदेश की 3 राजधानी बनाने का एक विधेयक पास किया था, ठीक है। एक विधेयक लाया था जो कि विधेयक पास हो चुका है और उस पर राज्यपाल की मुहर भी लग चुकी है। तो आंध्रा की 3 राजधानियां अब होंगी, ठीक है। आप देख लीजिएगा, एक बार इसको लिख लीजिएगा, ध्यान रखना आपको। आंध्रा की 3 राजधानियां कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी विशाखापट्टनम, ठीक है। क्या होगी? लिख लेना आप पूरा से विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है वो कौन सी राजधानी होगी? कार्यकारी राजधानी, ठीक है। कार्यकारी राजधानी, एग्जीक्यूटिव जो कैपिटल, यानी कि जो है सारे जो सरकारी ऑफिस, राजकीय भवन जो है, सचिवालय वगैरह, वो सब कहाँ होगा? विशाखापत्तनम में होगा, ठीक है ना। सरकार का सचिवालय वगैरह वो सब कहाँ पर, जहाँ से पूरा एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठेगा, वो होगा विशाखापत्तनम। इसके बाद जो है अमरावती। अमरावती कैसी राजधानी होगी? अमरावती जो है विधायी राजधानी होगी, यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ आंध्रा क्या बोली जाएगी? अमरावती। यहाँ से सारे जैसे कि विधानसभा वगैरह, विधान परिषद वगैरह यहाँ से आपकी संचालित होंगी। इसके बाद तीसरी राजधानी कौन सी बनी? तीसरी राजधानी बनी आपकी कौन सी? करनूल। तीसरी राजधानी बनी करनूल। और ये कौन सी राजधानी बनी? ये राजधानी बनी है न्यायिक। कौन सी राजधानी बनी? न्यायिक राजधानी कौन बनी? करनूल। और ध्यान होगा आपको, जब आंध्रा का गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ था, ठीक है ना, 1900 कब हुआ था? 1953 भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, 1 अक्टूबर 1953 को, वो था आंध्रा। और तब इसकी राजधानी यही बनी थी, करनूल बनी थी। तो आज इसे वापस करनूल को न्यायिक राजधानी बनाया गया है। चलेगा, राजधानी के विषय में आपने पढ़ लिया, बाकी कुछ चीज़ें आंध्रा की मैं और बता देता हूँ। आंध्रा एक द्विसदनीय जो है व्यवस्था वाला एक राज्य है। वहाँ पर विधान परिषद को ख़त्म करने का प्रस्ताव पारित हो चुका, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आंध्रा की विधान परिषद में 58 सीटें हैं और आंध्रा की विधानसभा जो है वहाँ पर 175 सीटें हैं। सारी चीज़ें आप साथ में लिखते चलिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो 175 सीटें कहाँ? विधानसभा में। विधान परिषद में 58 सीटें हैं। और फिर अगर बात करें हम लोग आंध्रा की लोकसभा, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें किसकी? आंध्रा की लोकसभा। आंध्रा की लोकसभा में जो सीटें हैं वो हैं 25 और आंध्रा की राज्यसभा में जो सीटें हैं वो हैं 11, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगर आंध्रा के राजकीय पक्षी के का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं स्टेट वाइज आपको इसलिए बता देता हूँ, टाइम भले ही लगता है, ठीक है, लेकिन बताने का मतलब मेरा यही होता है कि आपको ये सारी चीज़ें अगर हर क्वेश्चन में, अगर आज आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हो सकता है 4-5 दिन बाद फिर आंध्र प्रदेश के बारे में आप पढ़ो, तो मैं दोबारा फिर आपको बताऊंगा, तो आपको चीज़ें गूगल बार बार नहीं करनी होंगी और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इस वजह से आप भी जो है इस चीज़ को समझिएगा और ये सारी चीज़ें एक जगह लिख लिया करिए, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है आपको। राजकीय पक्षी जो आंध्रा का वो है रामा, एक जैसे पैरेट होता है उस टाइप का एक पक्षी होता है, हल्का वो मतलब कि जिसको थोड़ा वो यानी नीले कलर में भी होता है, ब्लू कलर में, तो उसको क्या बोलते हैं? रामा चिलुका। रामा चिलुका क्या है? आंध्रा का राजकीय पक्षी है। आंध्रा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? नीम। लेकिन ये आपको ऑप्शन में पेपर में नीम नहीं मिलेगा, स्थानीय भाषा में उसको क्या बोलते हैं? आंध्रा में वहाँ पर बोलते हैं वेप्पा चेट्टू। नाम समझ गए होंगे ना, आंध्रा का है वेपा चेट्टू। ये क्या है? राजकीय वृक्ष है वहाँ का, नीम है, इसको वहाँ पर वेपा चेट्टू बोलते हैं। फूल क्या है? फूल जो है वो है जैस्मिन, यानी कि चमेली। चमेली का फूल राजकीय फूल है जैस्मिन। पशु कौन सा है? पशु है ब्लैक बक। ब्लैक बक। ब्लैक बक क्या है? वहाँ पर राजकीय पशु है, ठीक है। यहाँ पर दो बातें और, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से आंध्रा में फेमस हैं, जो मैं दो आपको बताऊंगा। श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, नोट कर लीजिएगा। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ये दो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। मैं फिर नाम बोल रहा हूँ, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। लिखने की स्पीड बढ़ा के रखिएगा आप। और वहाँ पर एक बहुत ही प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है, काफ़ी फेमस, उसके बारे में एक पॉइंट ऐसा बताऊंगा जो आपको याद रखना ही चाहिए। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्री सैलम। लिखने में यहाँ पर जो है ये मुझे हाथ से लिखना पड़ता है तो इस वजह से ऐसा है स्क्रीन पर, बाकी आप लोग सुनिएगा। नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य है। ये क्या है? ये बाघ अभ्यारण्य है, नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य। इसके बारे में खास बात ये है कि ये देश का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, क्षेत्रफल के हिसाब से 3568। कितना है?
3568, ठीक है ना, कितना है 3568 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है और आंध्र प्रदेश में ही मौजूद है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी जानकारी आपको आंध्रा के बारे में दे दी है और ये सारी जानकारी आपको लिखनी भी चाहिए। और इसके साथ साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सूरीनाम, ऑप्शन बी है गुयाना, सी ब्राज़ील और डी वेनेजुएला। इसका आंसर आपको सही दिख रहा है, उत्तर बी है, यानी कि क्या है, गुयाना। ठीक है, बोलने में नाम थोड़ा इसका उच्चारण गलत हो गया। ऑप्शन सही क्या है, उत्तर बी है और उसका सही आंसर है मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बने वो गुयाना के। ठीक है, स्पष्टीकरण संबंधित तथ्य देख लीजिएगा कि पूर्व गुयाना के आवास मंत्री मोहम्मद इरफान अली 40 वर्ष के हैं, जो ये हैं गुयाना के राष्ट्रपति बने हैं। वह विपक्षी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने डेविड ऑर्थर ग्रेंजर की जगह ली है और गुयाना जो है दक्षिण अमेरिका का देश है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं याद रखनी है। ये जो यानी कि जो मोहम्मद इरफान अली हैं, ये अभी तक जो है वहाँ की सरकार में आवास मंत्री थे और अब वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति वो किसकी जगह पर बने हैं, तो वो डेविड ऑर्थर ए की जगह पर वो वहाँ पर क्या बने, राष्ट्रपति बने हैं। किस पार्टी के सदस्य हैं ये आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कॉपी पर लिखना भी नहीं है आपको। ठीक है, मोहम्मद अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, देश का नाम, किसकी जगह पर बने हैं, बस इतना आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद जो है राजधानी क्या है इस देश की, राजधानी इस देश की है जॉर्ज टाउन। और मुद्रा क्या है, मुद्रा वहाँ की है कौन सी, गयानी डॉलर। और ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, राजधानी जॉर्ज टाउन, मुद्रा कौन सी, गयानी डॉलर। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ये भी है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के जो 2020 के 13वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा, उसको होस्ट कौन करेगा। ठीक है ना, जो 2020 का आईपीएल होगा वो 13वां संस्करण होगा, पहली बात तो ये। और उसको होस्ट कौन करेगा, मेज़बानी उसकी कौन करेगा, यानी कहाँ पर होगा। ऑप्शन है ए संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी क्या है, न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई। यूएई क्या करेगा, आईपीएल 2020 की मेज़बानी करेगा, उसको होस्ट करेगा। तथ्य क्या यहाँ पर लिखे हुए हैं, केंद्र सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग को संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक इसको यानी कि निर्धारित करने की मंजूरी दे दी है। यानी कि आईपीएल 2020 का कब से कब तक चलेगा, केंद्र सरकार ने मंजूरी कब से कब तक के लिए दे दी है, 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक के लिए। ठीक है ना, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को सरकार से मौखिक मंजूरी मिल गई है। ठीक है ना, मौखिक मंजूरी मिल गई है और 2 दिनों के भीतर आधिकारिक पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो आधिकारिक पत्र प्राप्त भी हो गया होगा, चूंकि ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है। ठीक है, नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। कुल मिला के 2020 का जो आईपीएल होगा वो 13वां संस्करण होगा। कहाँ होगा, 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 कहाँ होगा, तो संयुक्त अरब अमीरात में इसको होस्ट किया जाएगा। अभी इसके बारे में इतनी ही न्यूज़ काफ़ी है, बाकी इसके बारे में जो भी न्यूज़ बनेगी मैं आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, आईपीएल का 12वां संस्करण जो इससे पहले हो चुका है, यानी कौन सा 12वां संस्करण जो कि हो चुका है, उसका विजेता 2019 में कौन बना था, मुंबई इंडियंस। ठीक है, कौन बना था, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस टीम आईपीएल 2019 का जो 12वां संस्करण उसमें विजेता रहा था मुंबई इंडियंस। उप विजेता रहा था सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स है वो उप विजेता थी और मुंबई इंडियंस विजेता था। इससे ज़्यादा यहाँ पर आपको भी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं अपडेट करूँगा कोई भी नई इसमें अगर कोई भी नई डिटेल्स आती हैं तो। ठीक है, इसके बाद अपने अगले 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जारी सियासत में सदस्यता पुस्तक का नाम है, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक का नाम है सियासत में सदस्यता। इसको जारी किसने किया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया है। और बताना क्या है, इसके लेखक कौन है, तो 4 ऑप्शन, मनमोहन सिंह, रशीद किदवई, विजय कुमार चौधरी और सीमा मुस्तफ़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है विजय कुमार चौधरी। ठीक है, कौन सा सही आंसर है, विजय कुमार चौधरी। ठीक है, लिखा हुआ है विजय कुमार चौधरी। तथ्य देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित एक पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया। ठीक है, यानी कि पुस्तक की किसने लिखी, सियासत में सदस्यता नाम की पुस्तक किसने लिखी है, तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने लिखी है ये किताब। पुस्तक जो है वो लेखक के
विचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेखों और उनकी जीवन यात्रा का संकलन है। ठीक है ना। इस पुस्तक में लेखक ने अपने विचार यहाँ पर लिखे हुए हैं और जो विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश और विदेश और राज्यों के, ठीक है ना, उन सभी मुद्दों पर जो उन्होंने अभी तक लेख लिखे हैं, 3 दर्जन है, लगभग जो है 30 से 35-36 लेख जो उन्होंने अब तक लिखे हैं वो, और उनकी जीवन यात्रा का एक संकलन है पूरा। ठीक है। उसका नाम क्या है? सियासत में सदस्यता। लिखा किसने? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने, और जारी किया उसको नीतीश कुमार ने। ठीक है। ये यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद जो है बिहार के बारे में जानकारी जो है आपको देने, बिहार के सीएम बहुत अच्छे से जानते हैं आप, नीतीश कुमार हैं। बिहार के सीएम कौन हैं? नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो बिहार के राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान जी, ये भी आप जानते हो। बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान जी। बिहार की राजधानी क्या है? पटना, बहुत अच्छे जानते हैं आप। और इसके बाद जो अगर हम बात करें कि बिहार की जो विधानसभा है, बिहार जो है आपका द्विसदनीय व्यवस्था वाला एक राज्य है। वहाँ पर जो विधान परिषद है बिहार की, उसमें सदस्य कितने हैं? 75। ठीक है। और जो विधानसभा है बिहार की, उसमें सदस्य कितने हैं? 243। तो बिहार की विधानसभा में सीटें हैं 243, बिहार के विधान परिषद में सीटें हैं कितनी? 75। और बिहार की जो लोकसभा है, बिहार की लोकसभा में सीटें हैं 40, और बिहार की राज्यसभा में सीटें हैं 16। ठीक है। बिहार की राज्यसभा में सीटें हैं 16 और लोकसभा में 40, विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75। ये सारे आंकड़े आप लिख लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे बिहार के राजकीय पक्षी की। तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो है गौरैया। ठीक है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो वो है बैल। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल है। राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया है। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें बिहार में तो है पीपल। ठीक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। और अगर राजकीय फूल की बात करें तो वो है गेंदा। ठीक है। राजकीय फूल कौन सा है? पुष्प कौन सा है? गेंदा। राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पक्षी है गौरैया, राजकीय पशु है बैल। ठीक है। इसके बाद अगर नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है, कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। और बिहार के बारे में और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो चाहे वो सांस्कृतिक हों चाहे वो पारंपरिक हों, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। वो जब आप बिहार का जीके पढ़िएगा, बिहार का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं कोई, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। यहाँ पर आप यही जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 8 की तरफ। लिखा हुआ है कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, यानी कि जो है स्नो लेपर्ड, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी के भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र की रूपरेखा किस देश के सहयोग से निर्मित की गई है? पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में अभी तक ऐसा कोई भी हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र नहीं था। अब वो बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो जो उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड में जगह है उत्तरकाशी, वहाँ पर जगह है भैरव घाटी लंका स्थान। ठीक है। भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि इसका जो डिज़ाइन है वो किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और नीदरलैंड। सही आंसर जो है इसका वो है नीदरलैंड, ऑप्शन डी। ठीक है। चलिएगा, इस पर हम लोग ध्यान आगे बढ़ते हैं संबंधित तथ्यों पर। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखिए, ध्यान देना आपको कि 1 अगस्त 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या है उनका नाम? मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। वन मंत्री हैं हरक सिंह रावत। और वन अधिकारियों के मध्य हुई बैठक में राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। निर्णय किसने किसने लिया? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत और उत्तराखंड के वन अधिकारियों के बीच में एक बैठक हुई, और वहां पर बैठक में क्या तय किया गया कि राज्य में एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाए। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तरकाशी के भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर की जाएगी। यह देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा, यानी कि जो है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, ये देश का पहला होगा। अभी तक ऐसा देश में कोई भी सेंटर नहीं है जो हिम तेंदुआ के संरक्षण की बात करता हो। संरक्षण की रूपरेखा जो है वो नीदरलैंड के विशेषज्ञों की सहायता से 5.30 करोड़ रुपए के बजट के साथ की गई है। यानी इसको बनाने का बजट कितना है? 5.30 करोड़ रुपए का इसका बजट है। विभिन्न शोधों के आधार पर उत्तराखंड में 86 हिम तेंदुओं की पुष्टि की गई है। यानी कि उत्तराखंड में लगभग 86 हिम तेंदुए हैं, स्नो लेपर्ड हैं, और उनके संरक्षित करने के लिए ये
संरक्षण केंद्र बन रहा है, जो कि देश का इस तरह का पहला केंद्र होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर हिम तेंदुआ, स्नो लिपर्ड तेंदुए की तरह ही होता है, लिपर्ड की तरह ही होता है, लेकिन एकदम आप ये नहीं कह सकते कि सेम होता है। ठीक है, जो ओरिजिनल आपका तेंदुआ होता है, लिपर्ड जो पारंपरिक तेंदुआ होता है, उससे जो ये हिम तेंदुआ है आकार में छोटा होता है, और ये यानी कि ठंडे स्थानों पर रहता है। इसकी जो है शारीरिक जो संरचना है वो भी एकदम अलग बनी होती है। जो तेंदुए से हिम तेंदुए की शारीरिक जो बनावट है वो भी अलग होती है। कई सारी अलग अलग बातें होती हैं। तो गूगल पर आप हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड के बारे में जानकारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अभी तक इसके संरक्षण के लिए भारत में ऐसा कोई केंद्र नहीं था। अब कहाँ पर बन रहा, उत्तराखंड में बन रहा है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना जो है प्रश्न नंबर 9। जो प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो निजी सचिव है वो कौन बना है, किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है राजीव टोपनो, ऑप्शन बी है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ऑप्शन सी है निपेंद्र शाह, और ऑप्शन डी है अंजुल भार्गव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ये क्या बने हैं, ये प्रधानमंत्री के निजी सचिव 30 जुलाई 2020 को नियुक्त किए गए हैं। देख लेते हैं इसके जो तथ्य हैं कुछ। 30 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया निजी सचिव नियुक्त किया है। वह वर्ष 2010 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, वह 2010 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, और इनको जो है मोदी जी का निजी सचिव बनाया गया है। वर्तमान में वह प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उप सचिव के तौर पर कार्यरत हैं, और अब ये मोदी जी के निजी सचिव बन चुके हैं। इस पद पर उन्होंने राजीव टोपनो का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया, यानी कि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी का जो निजी सचिव था वो कौन था, राजीव टोपनो थे, और उनकी जगह पर 30 जुलाई को कौन अपॉइंट हो गए हैं, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी आपको। तो छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग अपने अगले प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। आज के प्रश्न कोई बहुत ही बड़े प्रश्न नहीं हैं, और छोटे छोटे प्रश्न हैं, इस वजह से आपको आसानी होगी पढ़ने में, याद करने में। चलिएगा अगला यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 31 जुलाई, 30 एंड 25 एंड 26 किस दिन। तो आंसर आपका लिखा हुआ सामने आपके, उत्तर बी, यानी कि 30 जुलाई। क्या है, 30 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। देखते हैं इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि 30 जुलाई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया। यह जो दिवस है वो जीवन में मित्रों और मित्रता के महत्व को जो है उसको क्या बोलते हैं, महत्व को क्या लिखा, चिन्हित करने के लिए, यानी कि उसको एक नई विशेष रूपरेखा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है ना, मित्रों और मित्रता के महत्व को जो है उसको बारे में जानने और उसको यानी कि खास बनाने के लिए दिवस मनाते हैं। आप लोग जानते हैं क्यों मनाते हैं। फ्रेंडशिप डे आप लोग बहुत मनाते हैं। ठीक है, बहुत स्टेटस लगाते हैं फ्रेंडशिप डे पर। कम से कम लोगों ने 25-30 फोटो शेयर कर दी, ये भी मित्र, वो भी मित्र, ये भी मित्र, वो भी मित्र, सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। मुख्य विषय क्या लिखा है, मुख्य विषय इस बार का क्या था, लेकिन ये आप लोगों ने, मैंने ये किसी के मुंह से नहीं सुना, या फिर किसी ने स्टेटस में ये नहीं लगाया, जो कि आपको याद रखना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम के जो है वो दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोग भूल गए। इस बार का जो 30 जुलाई को फ्रेंडशिप डे हुआ उसका मुख्य विषय था शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट। ठीक है ना, शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ये इसका मुख्य विषय है इस बार का, किसका, फ्रेंडशिप डे का। और ध्यान देना है कि उल्लेखनीय कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या ध्यान देना आपको कि ये दिवस किसने मनाने की घोषणा की थी, UNGA, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2011 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, UNGA जो है मैंने आपको जो बताया है इसके बारे में, जो है मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, तो इस बार देखिएगा इसके बारे में चीज़ें। UNGA जो है आपका, इसकी स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में हुई थी। ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। किसका, संयुक्त राष्ट्र महासभा का। स्थापना 1945 में हुई थी। और जो UNGA है ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग हैं। अब वो 6 अंग कौन कौन से हैं, ये आपके लिए जो है वर्क है थोड़ा सा।
इसको आप लोग गूगल करिएगा, ढूंढिएगा कैसे भी, अगर पता है तो आपको कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो आप गूगल करिएगा, उसके बाद आकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग कौन कौन से हैं। उन्हीं में से एक है आपका कौन सा, UNGA, ठीक है। और UNGA के बारे में मैंने बताया, स्थापना 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी। और इसके अलावा जो है इसके अध्यक्ष कौन है इस समय, UNGA के इस समय अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है तिजानी, क्या नाम है, नाम उनका है, नाम है तिजानी मोहम्मद बांदे। ये कहाँ के हैं, नाइजीरिया के हैं, जो हैं तिजानी मोहम्मद बांदे हैं। ये नाइजीरिया के जो हैं वो डिप्लोमेटिक ऑफिसर थे और इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। होता ये अध्यक्ष कोई यानी एक अध्यक्ष परमानेंट नहीं होता है, होता कैसे मैं आपको बता दूं, हर साल इसका एक सत्र आयोजित होता है। तो इस बार जो 2019 में, सितंबर 2019 में इसका 74वां सत्र जो है आयोजित किया गया था। और 74वां सत्र जो है 74 जो सेशन है वो सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक होगा। तो उस एक साल की अवधि के लिए, तो 74वें सत्र सितंबर 2019 में उस असेंबली की अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी तिजानी मोहम्मद बांदे ने। और ये 2020 में जब तक इसका 75 सेशन नहीं हो जाएगा, जब तक इसका 75वां सत्र नहीं होगा, तब तक इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। और 75वें सत्र में अध्यक्ष बदल जाएगा, ठीक है ना, और फिर वो एक साल तक के लिए वो अध्यक्ष रहेगा, ठीक है ना। इनसे पहले जो 73वें सत्र के अध्यक्ष थी उनका नाम था मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा, ठीक है, क्या नाम था, मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। ये 73वें सत्र के अध्यक्ष 2018 में बनी और 19 तक बनी रही। फिर उसके बाद 19 में बने हैं कौन, ये मोहम्मद बांदे, ये बहेंगे 20 तक, 20 के बाद फिर 75वां सत्र शुरू होगा 2020 में, उसका अध्यक्ष दूसरा हो जाएगा जो एक साल तक आगे वो भी बना रहेगा। तो यहाँ पर कोई यानी कि ऐसा नहीं होता है कि अध्यक्ष बन गया तो 2 4 5 10 साल बना रहेगा, वो हर साल सेशन होता है और उस सेशन के हिसाब से वो अध्यक्ष बदलते रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चीज़ें मैंने आपको क्लास में भी बताई हैं, समझाई अच्छे से, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। और आज का अपने लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विश्वेशः कोड टू विन नाम की पुस्तक लिखी। यहाँ पर विशेषः लिख गया है, कोई बात नहीं, विशेषः भी लिखा होगा या फिर विश्वेशः भी लिखा होगा। तो विश्वेशः कोड टू विन नाम की पुस्तक लिखी है, उसका नाम बताना आपको किसने लिखी है। ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन सी मैरी कॉम और ऑप्शन डी निरुपमा यादव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि निरुपमा यादव ने यह पुस्तक लिखी है, विश्वेशः कोड टू विन, विशेष कोड टू विन, ठीक है ना। तो ये पुस्तक क्या है, कैसे लिखेगा, लिखा हुआ है कि खिलाड़ी जो है स्त्री निरुपमा यादव द्वारा, ये भी खिलाड़ी ही निरुपमा यादव, उन्होंने पुस्तक लिखी है विश्वेश कोड टू विन। यह पुस्तक किसके लिए लिखी गई, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2020 को जनता के विचार के समक्ष रखा जाएगा। यह पुस्तक लिख दी गई है और इसको जो है यानी इसको जारी कब किया जाएगा, जनता के विचार के लिए रखा जाएगा 29 अगस्त 2020 को, जो अभी आने वाला है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। उसी दिन इस पुस्तक को यानी कि रखा जाएगा जनता के विचार के लिए। और इस पुस्तक की लेखिका है निरुपमा यादव। पुस्तक जो है किस पर लिखी गई है, पुस्तक भारत के सबसे कम उम्र के बास्केटबॉल कप्तान विश्वेश भृगवंशी की जीवनी है और इसे ब्लू रोज प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इतना सब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। किताब का नाम आप याद रखिएगा, किताब का नाम है विश्वेश कोड टू विन। पुस्तक लिखी किसने है, निरुपमा यादव ने। पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है, तो विश्वेश भृगवंशी के ऊपर लिखी गई है, जो कि बास्केटबॉल के पूर्व कप्तान हैं भारत के, ठीक है, और सबसे कम उम्र के हैं, और वाराणसी से ये संबंधित हैं विश्वेश भृगवंशी। इन्हीं के ऊपर ये किताब लिखी गई है, जो कि बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर 2 पुस्तकों के नाम आज मैंने आपको बताए हैं। कौन सी, विश्वेश कोड टू विन, इसके पहले एक बताई थी सियासत से सदस्यता, जो कि बिहार के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी ने लिखी थी, ठीक है। आइएगा, यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और छोटी सी जानकारी जो है वो आप सभी को पहले से पता है, जिसे नहीं पता है, ठीक है, आपके ज्ञान सागर संस्थान के द्वारा एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। सारे बैच वहाँ पर सफलतापूर्वक जो है वो वहाँ पर सारे बैच चल रहे हैं, चाहे वो पुलिस का हो, एसएससी हो, ठीक है ना, या फिर लेखपाल हो, इस तरह के सारे बैच वहाँ पर जो है विशेष रूप से संचालित किए जा रहे हैं। तो जिन विद्यार्थियों को कोर्सेस लेना है, ज्वाइन करना है, तो वो इस नंबर पर जो है संपर्क करिएगा। वो इस नंबर पर क्या करें, संपर्क करें, जानकारी करें और जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन कर दें, जिससे आपकी
एग्ज़ाम अगर कोई आता है सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर पाएँ। और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और एक क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछा था, संयुक्त जो राष्ट्र महासभा है UNGA, ठीक है, वो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। तो मैंने आपसे पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग कौन से हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज का सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसके बाद जो अगला वीडियो होगा, ठीक है, वो आपको यानी कि परसों अल्टरनेट डेज पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो अपने समय से आपको प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी जो है पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद विद्यार्थियों।